नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल बैंकर कपल में। आज हमारे साथ है श्री सुशील रगड़े सर। आप सभी उनको जानते होंगे। सर एक्स मैनेजर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और अभी आई एग्जाम भी पे सर एक काफी रिनाउंड फैकल्टी है। सो वेलकम सर टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी चैनल पे आए। थैंक यू। मुझे आपने मौका दिया आपके चैनल में आके, क्योंकि काफी दिनों से मैं भी आपका चैनल फॉलो कर रहा हूँ। काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप आपके चैनल पे देते हैं बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच सर। और सर का जो जितना भी गाइडेंस हमें इस वीडियो में मिलेगा वो हम सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, मेरे लिए भी, क्योंकि हम सब भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, आरबीआई की या जितनी भी एग्जाम्स होती है रेगुलेटरी बॉडीज की, इनकी प्रिपरेशन करें। हर किसी को लगता है सर, जो ऑलरेडी वर्किंग है उन्हें भी लगता है कि हाँ वो आरबीआई की तैयारी करें। तो आपका सबसे पहले सर आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे आप यहाँ पर इस फील्ड में आए एजुकेशन का, तो थोड़ा सा सर ब्रीफ दे दीजिए अपने बारे में। ओके। तो मेरा जो स्कूलिंग है वो एक हम बोलते हैं टीयर 2 सिटी में, जैसे औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ है। तो 10th एंड 12th स्टैंडर्ड तक मैंने यहाँ पे पढ़ा साइंस में। उसके बाद मैंने फिर इंजीनियरिंग की पुणे में। सो आई वॉज इन पुणे फॉर अराउंड 6-7 ईयर्स, क्योंकि पुणे में ही मैंने इंजीनियरिंग किया, एमआईटी कॉलेज। एंड उसके बाद वहीं से मैंने यूनिवर्सिटी से एमबीए फाइनेंस किया। तो एमबीए फाइनेंस करते करते ना, तो वहां पर उस टाइम पे एक हमारे पहचान के एक क्लास में थे, तो उन्होंने एक सेमिनार रखा था। तो वहां पर एक मैडम थी, वो सीए थी, और उनका यूपीएससी का रैंक आया था, आईएएस बनी थी मैडम। तो फिर मैं हम उनके पास गए थे गाइडेंस के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको यूपीएससी करना है ना, तो आप पहले आपका बैकग्राउंड अच्छा कर लीजिए। मतलब ये जो एडवाइस है बाकी लोगों के लिए रहेगा कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद अगर हम कंपटीशन फील्ड में जाते हैं तो बाद में बैकअप होना चाहिए। तो इसलिए हाँ। इंजीनियरिंग के बाद जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा आप एमबीए कीजिए। तो फिर उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया एंड साइमल्टेनियसली आई वाज गिविंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो मैंने 2 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया। और वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी मेरे सब्जेक्ट थे। तो फिर मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे कहा कि आप आरबीआई का फॉर्म आया है तो आप अप्लाई कर दीजिए वहां पर। तो मुझे उस टाइम पे कोई गाइडेंस नहीं था, तो मैंने फॉर्म ऐसे ही भर दिया था। लेकिन मेरा एमबीए फाइनेंस का बैकग्राउंड था और यूपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट पढ़े थे, इसलिए। और वहां पे पहले कैसा था ना, अभी तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, डिस्क्रिप्टिव भी है टाइपिंग का। उस टाइम पे आपको पेपर पे लिखना पड़ता था, पेन एंड पेपर। तो मेरा अच्छा। हैंडराइटिंग अच्छा था, तो इसलिए फिर मेरा उस टाइम प्री निकल गया। प्री तो क्वांट इंग्लिश रीजनिंग बचपन से ही अच्छा था। तो वैसे उस तरीके से फिर मेरा सिलेक्शन हुआ आरबीआई में 2011 में। ओके, तो सर फिर आपने आरबीआई क्यों छोड़ा, और क्यों अब आपने डिसाइड किया कि आपको एजुकेशन की फील्ड में जाना है? करेक्ट करेक्ट, ये ना क्वेश्चन बहुत लोगों को आता है, मुझे पर्सनली लोग पूछते भी है। एक्चुअली मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था ना, तो मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो और आपको पता है अलजेब्रा ज्योमेट्री ये सब्जेक्ट ना कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट जाते थे। तो मैं स्कूल में ही पढ़ाता था, जैसे क्लासरूम खत्म हो गया तो बोर्ड पे मैं मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको पढ़ाता था। 12th स्टैंडर्ड में भी सिमिलर हुआ, 10वीं 12वीं में मैं टॉपर था स्टेट में मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली। और एंड सेम रिपीट हुआ इंजीनियरिंग में भी। इंजीनियरिंग में भी जो M1 M2 M3 ये सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट थे, तो मुझे पढ़ाने में तब से इंटरेस्ट था। और आरबीआई में भी जो आरबीआई की इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां पे भी मुझे एज अ गेस्ट फैकल्टी बुलाया करते थे, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता था। तो हमारे जीएम ने रिकमेंड किया था कि हिज अंडरस्टैंडिंग लॉजिक इज वेरी गुड। तो फिर वहां पे मैं 2-3 बार पढ़ाने गया, और जब मेरे दिमाग में आया कि यार मैं ये जो चीज है आई एम एंजॉइंग अ लॉट, तो मुझे काफी इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो हमारे रीजनल डायरेक्टर ने मुझे ऑफर भी किया था कि आप आरबीआई के जो कॉलेजेस है, पुणे में कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, हाँ हाँ चेन्नई में हाँ। कॉलेज है, तो आप वहां पे एज अ फैकल्टी लग जाइए। लेकिन मैंने सर को कहा कि सर यहाँ पे मैं मैक्सिमम 5 साल या 10 साल पढ़ा सकता हूँ, एंड आई वांट टू डू अ करियर इन टीचिंग। तो फिर उसलिए मैंने क्या किया, 2012 से ही मैंने फेसबुक के थ्रू, उस टाइम फेसबुक था, ऑरकुट भी था इनिशियली। तो फिर मैंने ना हाँ। बच्चों को गाइडेंस करना चालू कर दिया फेसबुक पे। तो वहां पे मुझे काफी इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि आरबीआई का जॉब आपको पता है इतना हेक्टिक नहीं होता है। तो 6 बजे मैं घर पे आ जाता था। उसके बाद फिर मैं फेसबुक में स्टूडेंट्स की क्वेरीज है। और जब मैं आरबीआई में था तभी मेरे गाइडेंस के अंडर ना 50 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। तो अहमदाबाद में था मेरी पोस्टिंग। तो जैसे ही मेरा ऑफिस छूटता था, कुछ लोग मुझे मिलने आते थे सैटरडे। कभी सैटरडे मतलब मैं पास में ही रहता था ऑफिस के, फ्राइडे को थर्सडे को, तो फिर मैं उनको गाइड करता था। तो मुझे लगा कि यार आई एम एंजॉइंग दिस थिंग, एंड सो दैट ना स्टूडेंट्स कैन गेट गेट बेनिफिट ऑफ माई नॉलेज, माई एक्सपर्टीज। फिर 2015 में मैंने, मतलब ये काफी डिफिकल्ट डिसीजन था, आपको पता है आरबीआई में काफी हाँ
सैलरी है, जॉब काफी अच्छा है। तो काफी मतलब मेरे घर वालों ने भी, मेरे वाइफ ने मुझे काफी सपोर्ट किया। और मुझे आइडिया था पहले से ही, क्योंकि मैं पढ़ाता था तो बच्चों को अच्छे तरीके से समझा पाता था, मैं यूपीएससी के लिए भी मैं पढ़ाता था। तो उससे कॉन्फिडेंस मिला, एंड देन आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब इन 2015। 2015 में फरवरी में मैंने जॉब रिजाइन की। तो सर इसके बाद अगर आपने रिजाइन किया तो उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ ये डिसीजन वर्थ था? हाँ, यस, वर्क तो है। मतलब सबसे मेन क्या है, हमारे सोसाइटी में आज भी हम मॉनेटरी टर्म्स पे देखते हैं। हाँ। मॉनेटरी देखते हैं कि वेदर यू आर अर्निंग इक्वल टू दी सैलरी ऑफ आरबीआई और नॉट। तो हम अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि सिर्फ सैलरी नहीं होता, आपको भी पता है कि हम काफी सारे इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से हमें इनकम आती है। तो ऐसा नहीं कि हमें एक सोर्स पे डिपेंड रहना है, तो मैं काफी सारे इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। शेयर्स है, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है। तो उसमें दैट इज अ वन एस्पेक्ट, तो उसमें तो मैं डेफिनेटली सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि वो तो हमारी जो मॉस्लो की नीड हायरार्की हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम्म। सबसे मेन कि आपकी सैलरी कितनी मिलती है, वो तो उससे काफी ज्यादा मैं अर्न करता हूँ अलग अलग रिसोर्सेज से। लेकिन जो हैप्पीनेस है ना, उसको हम काउंट नहीं कर सकते मनी टर्म्स में। देखो आज संडे है, और सुबह से मैं 2-3 वीडियो, अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। क्योंकि मैं ये चीज ना लिटरली एंजॉय करता हूँ। मतलब मुझे पता भी नहीं चलता, कभी रात के 2 बज गए, कभी कभी सुबह 5-6 बजे भी वीडियो बनाना पड़ता है, कभी नोटिफिकेशन आ गया। तो ये हैप्पीनेस जो है या सेटिस्फेक्शन है, ये मुझे टीचिंग में बहुत मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आरबीआई का जॉब मुझे पसंद नहीं था, लेकिन वहां से अगर मुझे मान लीजिए खुशी अगर एक्स मिलती है, तो यहाँ पे मुझे 5x खुशी मिलती है। तो इसलिए मैं एवरी टाइम मैं मैं लोगों को बिल्कुल कहता हूँ। एग्री करती हूँ सर इस बात से आपकी कि आप करेक्ट, अपना पैशन जब फॉलो करते हैं तो एक अलग ही लेवल का हैप्पीनेस मिलता है। तो ये बहुत करेक्ट। ही अच्छी चीज है। और सर ये भी जानना चाहेंगे, काफी सारे एस्पायरेंट्स को सब पता होता है आरबीआई के बारे में, लेकिन जो आरबीआई में काम कर चुके हैं उन्हें ही पता होता है कि एक्चुअली वहाँ की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, हमें क्या काम करना होता है। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तब ये सारा आइडिया नहीं होता कि वहाँ ज्वाइन करने के बाद क्या काम करने को मिलेगा। तो क्या जॉब प्रोफाइल होती है सर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की? हाँ, करेक्ट। जैसे अगर आप देखेंगे, मोस्टली लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं, और हमें पता होता है कि बैंक के ऑफिसर क्या करते हैं, क्योंकि हम रेगुलरली बैंक में जाते हैं। हाँ। हमें देखते हैं कि ब्रांच मैनेजर कहाँ बैठते हैं, उनका प्रोफाइल क्या है, क्लरिकल लोग क्या काम करते हैं। लेकिन आरबीआई में जाने का मौका सबको नहीं मिलता है, क्योंकि आरबीआई के ऑफिसेस स्टेट कैपिटल में होते हैं, जैसे मुंबई में है, नागपुर में है, अहमदाबाद में है। तो अगर वहां पे जिसको मौका मिला जाने का, उधर पता चलता है। अदरवाइज अंदर क्या काम चल रहा है ना, ये सबको पता नहीं होता है। और हम्म। आरबीआई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कम से कम 25-30 यहाँ पे डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोफाइल है। तो मैं मेरा प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। मैंने वहां पे 3 साल काम किया, एंड आई वॉज इन द अर्बन बैंक डिपार्टमेंट। अभी उसका डिपार्टमेंट का नाम चेंज हो गया। अभी सारा जो सुपरविजन का वर्क है वो एक जगह पे आ गया, उसको कहते हैं डीओएस, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। लेकिन जो ओके। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जैसे मान लीजिए सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है, या शामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक है, कॉस्मोस बैंक है, तो इस टाइप के जो बैंक है इनको कहते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, या हम उसको लोकल लैंग्वेज में नागरिक सहकारी बैंक कहते हैं। तो उसका इंस्पेक्शन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे पे, अहमदाबाद में। आप जैसे कंसिडर कीजिए कि नॉर्मल बैंकिंग जैसा ही है, बस उसमें क्या होता है कि जो टॉप पोजीशंस होती है ना, वो इलेक्शन से डिसाइड होता है। तो वहां पे मेरा प्रोफाइल था कि आपको बैंक विजिट करना है। तो मैंने अहमदाबाद पूरा मतलब मैं घुमा वहां पर। सूरत है, उसके बाद बड़ौदा है। वहां पर मुझे बैंक को विजिट करना था फॉर नियर अबाउट 10-15 डेज। एक बैंक का इंस्पेक्शन 15 डेज चलता है। तो ओके। वहां पर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए हम सब लोग हैं आजकल काफी मटेरियलिस्टिक हो गए, तो लोगों को हम बोलते हैं ना कि अच्छा अच्छा रहने को मतलब पसंद आता है, जैसे ताज होटल में रहना है किसी को, हाँ। हम बोलते हैं लग्जरियस है। लेकिन मैं आरबीआई में जब था, तो मैं टोटल वहां पर कम से कम 150 से 200 दिन ताज होटल में रुका। जैसे मान लीजिए मैं कभी भी सूरत जाता था इंस्पेक्शन के लिए, बड़ौदा जाता था, तो 10-15 दिन के लिए आराम से जाता था, और ऐसे में कम से कम 8-10 बार गया हूँ। तो हाँ। वहां बैंक में जब जाएंगे, तो सबसे पहले आपको पता है कि बैंक में होता है सबसे मेन कैश, है ना, आपको पता है कैश हम्म। कैश हाँ हाँ रखता है। हाँ। तो जैसे ही मैं वहां पे जाऊंगा, और जो इंस्पेक्शन करने जाते हैं वो काफी जल्दी वहां पे जाके ये सारा चेक करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता ज्यादा ज्यादा, लेकिन वो चेक करना है कि जो कल का जो क्लोजिंग है, मान लीजिए कल बैंक में 1,20,15,000 रुपए थे, तो वहां पे हमें जाके चेक करना है। क्यों चेक करना है? क्योंकि ये पब्लिक का मनी है, ये बैंक का मनी नहीं है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई पे है। इसीलिए सब लोग बैंक में इतने भरोसे से पैसे रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आरबीआई इज देयर हु इज इंस्पेक्टिंग द बैंक्स। तो फिर ये हो गया कैश का, हमें कैश चेक करना है। उसके बाद वहां पे चेक्स होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, ये सारे हम वहां पे चेक करते हैं। उसके बाद आप
लोन फाइल्स चेक करेंगे वहां पर, यानी कि बैंकिंग में जितना सारा काम हो रहा है, वेदर बैंक इज डूइंग एज पर दी रूल्स ऑफ द आरबीआई, और उसको हम कहते हैं कि सर्कुलर्स ऑफ द आरबीआई, जो डायरेक्शन देता है उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारा हम वहां पे देखें कि उनका आईटी सिस्टम कैसा है, सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, केवाईसी अच्छे से किया है नहीं किया है। और अगर मान लीजिए इसमें बैंक्स ने कुछ अच्छे तरीके से काम नहीं किया है, कुछ लैक्यूनास है, तो इंस्पेक्शन के बेसिस पे हम उनको फाइन भी कर सकते हैं। तो मैं इंस्पेक्शन के बेसिस पे मैंने दो चार बैंक पे फाइन भी लगाया था, मतलब मैंने सजेस्ट किया था जो फाइन लगाना है या पेनल्टी लगानी है, इसका मेन डिसीजन जो होता है वो रीजनल डायरेक्टर लेते हैं, उनको ग्रेड एफ ऑफिसर कहते हैं, कि जो उस स्टेट के हेड होते हैं। तो इसके अच्छा। बेसिस पे फिर प्लान भी देना पड़ता है कि बैंक का अगर सिचुएशन खराब है तो उसको कैसे इंप्रूव करना है। तो ये क्योंकि मैंने एक ही डिपार्टमेंट में काम किया, तो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, और उसमें मैंने काफी सीखा। क्योंकि मैंने ना, मुझे पूरा बैंक का बैलेंस शीट बनाना पड़ता था, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, एनपीए निकालो, उसके बाद उसका सीआरएआर निकालो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है, बेसल नॉर्म के थ्रू सारे कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और जहां पर डीलिंग रूम होता है तो उसको ट्रेजरी कहते हैं, हम ट्रेजरी का भी हाँ। इंस्पेक्शन हमने किया है। तो इससे मुझे काफी सीखने को मिला, कम से कम 20-25 बैंक का मैंने इंस्पेक्शन किया है। तो जिनको इस चीज में काफी इंटरेस्ट है, तो आप मतलब डेफिनेटली आरबीआई में जाने के बाद यू कैन सेलेक्ट दिस डिपार्टमेंट विच इज कॉल्ड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, जिससे आपको पूरी बैंकिंग की बैलेंस शीट है, आपको एक एक चीज वहां पे समझ में आ जाएगी। तो सर वहां पर डिपार्टमेंट हम खुद सिलेक्ट करते हैं या वो हमें डिपार्टमेंट देते हैं जब आ, हम ज्वाइन करते हैं? ये क्वेश्चन आपने काफी अच्छा पूछा है। यहाँ पर एक्चुअली कैसा, ऐसा स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है। जनरली क्या होता है कि इनिशियली मान लीजिए 200 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, तो उसमें से ऑफिस वाइज हर एक को अलग अलग ऑफिस में सेंड किया जाता है। जैसे हमारे टाइम पे हम 6 लोगों को अहमदाबाद मिला था, तो वहां पर अच्छा। आने के बाद वो जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं उनके साथ हमें मिलना होता है। ये प्रोसीजर अलग अलग है, मेरे टाइम पे कैसा प्रोसीजर था मैं बता रहा हूँ। तो वहां पर आने के बाद वो हमारे जो रीजनल डायरेक्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने फिर हमसे एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन लिया। एक्चुअली मेरा जो एमबीए का प्रोजेक्ट था, मैंने एमबीए फाइनेंस में किया, तो मेरा प्रोजेक्ट कोऑपरेटिव बैंकिंग रिलेटेड था। तो सर ने ओके। मुझे इमीडिएटली कहा कि एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का डिपार्टमेंट है, अर्बन बैंक डिपार्टमेंट, सो आपको वहां पे काम करना है क्या? तो मैंने यस कहा, तो मुझे मिल गया। लेकिन ओके। ऐसा सब जगह नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रीजनल डायरेक्टर। कभी कभी रैंडमली असाइन करेंगे, और कभी कभी वो आपसे पूछते हैं कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है। या मान लीजिए किसी ने फॉरेन एक्सचेंज में कुछ काम किया है बैंक में, या किसी ने सर्टिफिकेशन किया, तो उसको फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में भी मिल सकता है आरबीआई में आने के बाद। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ पोस्टिंग हो रही है। यस, यस, करेक्ट, करेक्ट। और सर आप ये भी सुना है कि आप प्रिडिक्शंस काफी अच्छे करते हैं, मतलब आपके जो प्रिडिक्शंस होते हैं एग्जाम से रिलेटेड वो काफी एक्यूरेट होते हैं। तो अभी आरबीआई ग्रेड बी 2023 का नोटिफिकेशन और उसकी एग्जाम डेट कब तक हो सकती, क्या एक्सपेक्टेड है सर? यस, यहाँ पे प्रेडिक्शन मतलब क्या है ना, कभी कभी अलग अलग रिसोर्सेज से हमें पता चलता है। जैसे कभी आरबीआई में कोई है, वहां से हाँ। कभी पता चलता है, या कभी टीसीएस से पता चलता है, कभी आईबीपीएस है। और कभी हम प्योरली गेस के बेसिस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि अभी रिजल्ट आ गया है, तो ज्वाइनिंग कब होगा, नोटिफिकेशन कब होगा। कभी कभी हम गेस भी करते हैं, ऐसा नहीं कि एवरी टाइम सही आता है, 90% टाइम सही आता है। तो अभी का जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, उसके हिसाब से जो फेज 1 का एग्जाम होगा ना, वो अप्रैल में होने के चांसेस है। अप्रैल के मिड पे पकड़ लीजिए आप, मिड हम्म। में। और जो मेंस होगा, आपको पता है मेंस जनरली 3 वीक के बाद होता है, 3 या 4 वीक के बाद। तो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ मई में फेज 2 का एग्जाम होगा। तो ये अगर हम देखेंगे, इसके हिसाब से नोटिफिकेशन आ सकता है, हमारा जो फरवरी है उसके सेकंड हाफ में आ सकता है। तो ये एक जस्ट एक प्रेडिक्शन है, एक गेस है, इसके बेस पे सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जैसे अगर आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग अभी 6 मंथ्स बचे हैं, तो उन करेक्ट, 6 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करना है एस्पायरेंट्स को? और अभी आरबीआई ग्रेड बी 2022 का रिजल्ट भी आ गया है, कट ऑफ भी आ गई है। तो उससे क्या सीखना चाहिए एस्पायरेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ 22 वाले में, उनको क्या करेक्ट। इम्प्रूव करना चाहिए सर? यस, यस, एक्चुअली ना हमने क्या किया, जैसे रिजल्ट आ गया तो हमारे जो स्टूडेंट है, इस बार 115 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो हमने काफी सारे स्टूडेंट के ना सक्सेस स्टोरीज की है। तो आप जो अभी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं ना, आप टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मार्कशीट आउट हो गई, तो उसके बाद भी मैंने काफी सारे वीडियो बनाए कि क्या क्या ट्रेंड हमने देखा। तो इसमें क्या है ना, अगर आप देखेंगे आरबीआई, अगर हम फेज 2 या इंटरव्यू की बात करेंगे, तो यहाँ पर इंटरव्यू में काफी वेरिएशन होता है। मतलब 3 मार्क्स से लेके 74 मार्क्स तक, मतलब 3 to 74, यानी कि 71 मार्क का वेरिएशन हो सकता है। यानी कि किसी को
अगर 65 के ऊपर मार्क मिलते हैं तो उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, और किसी को 10 से नीचे मिलेगा तो उसका सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं होगा। तो इंटरव्यू काफी डिसाइड करता है। और अगर आप सिर्फ फेज टू की आप बात करें तो इंग्लिश जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव का, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस ना कोई करता नहीं है, लोगों को लगता है यार इंग्लिश आ जाएगा मुझे, लेकिन अगर कोई 10 पेपर लिखेगा यानी कि मॉक टेस्ट, तो उसको हम्म। अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और अगर प्रीलिम्स की हम बात करें ना, तो 2019 में मुझे याद है कट ऑफ था 122, 122, बिकॉज पेपर वॉज वेरी इजी। हम्म। उसके बाद 2021 में और लास्ट ईयर यानी कि इस साल 2022 में कट ऑफ इमीडिएटली 65 के आसपास आ गया, बहुत हाँ। ड्रास्टिकली हुआ। तो इसमें हमें क्या करना है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमें अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप कम से कम ना 3 या 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म से कम 10-10 मॉक टेस्ट दीजिए, यानी कि एग्जाम होने तक, आज से लेके एग्जाम तक आप 50 मॉक टेस्ट अगर देंगे फेज वन के ना, तो आपका सिलेक्शन जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। तो फेज वन के लिए तो ये हो गया सर, फेज टू के लिए कैसे करना चाहिए एस्पायरेंट्स को? यस, फेज टू अगर आप देखेंगे ना, फेज टू मुझे लगता है प्रिपेयर करना आसान है, क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग का जो कोई भी एग्जाम है ना, वहां पर प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं होता है। जैसे आज हम्म। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, तो क्वांट इंग्लिश एंड रीजनिंग है, उसका सिलेबस कहीं नहीं दिया है। उसी हाँ। तरीके से आरबीआई का फेज वन का भी सिलेबस नहीं है, लेकिन फेज टू में क्या है ना, सिलेबस स्पेसिफिकली दिया हुआ है। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज वहां पे दिया हुआ है। एंड इंग्लिश का जो पेपर है उसमें ऐसे है, प्रेसिज राइटिंग है एंड कॉम्प्रिहेंशन है, वहां पर आपको पैराग्राफ के बेस पे आपको आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न अभी ज्यादा है, अगर आप 300 मार्क का फेज टू देखेंगे तो 200 मार्क जो है वो डिस्क्रिप्टिव के लिए है और 100 मार्क जो है ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो हम्म। यहाँ पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और फेज टू के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जैसे यूपीएससी एग्जाम पता है आपको, वहां पे काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, हमें काफी सारी चीजें इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ती है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है आरबीआई के एग्जाम में भी जिसकी हम बोलते हैं ना याद रखने की कैपेसिटी, या हम रोट मेमोरी कहिए इसको, या आप लोकल लैंग्वेज में हम उसको रट्टा मारने कहते हैं, हाँ। ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्योंकि फेज टू में अगर आपको लिखना है ना, तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल हर बार देता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, 17 गोल्स है, उस पे अगर शॉर्ट नोट आता है 10 मार्क के लिए या 15 मार्क के लिए, तो हमें 400 या 600 वर्ड लिखना है। तो अगर मेरे पास कंटेंट नहीं होगा तो मैं उसमें क्या लिखूंगा। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, इसके बारे में ना मुझे कुछ चीजें जो है वो याद रखनी है। तो इसलिए जो अभी से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आपको याद रखने में स्पेसिफिकली जोर देना पड़ेगा, और मल्टीपल टाइम्स उसकी रिवीजन करके कुछ नंबर से, जैसे जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इसका रेशो कितना है, प्रपोर्शन कितना है। तो हम ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना, एमसीक्यू में आंसर हमारे सामने होता है, 5 में से हाँ। मुझे एक करना है। कभी कभी मैं एलिमिनेट करता हूँ, कभी कभी गेस करता हूँ, कभी कभी मुझे क्लिक हो जाता है आंसर देखने के बाद ये आंसर होगा। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में क्या है, सिर्फ मेरे पास ऑप्शन है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इस बार का जो बजट है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो मैं क्या लिखूंगा अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या नई गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस की है, टैक्स के रेट क्या है, बजट का डायरेक्शन क्या है, क्या मेन फोकस है। तो इसलिए ये मेमोराइजेशन है ना, ये करने का प्रैक्टिस हमें अभी से करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मेमोराइज करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीआई में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस यस। सर एक और चीज मैं पूछना चाहूँ, पहले आप इंटरव्यू का थोड़ा बता दीजिए एस्पायरेंट्स के लिए कि इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी चाहिए। यस, इंटरव्यू में ना काफी मतलब हम कहते हैं कि इंटरव्यू ये कभी कभी लक बेस्ड भी होता है, लेकिन ठीक है, लक है तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि यार हम प्रिपरेशन कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ। एक छोटा मोटा मोटा लेवल पे हम प्रिपरेशन अगर करेंगे ना, इंटरव्यू को हम 2-3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका बायोडेटा। जैसे मान लीजिए किसी का बायोडेटा में लिखा है कि उसका स्कूलिंग जो है आगरा से हुआ है, तो डेफिनेटली इंटरव्यू जो है वो पूछेंगे आपको कि आगरा के बारे में आपको क्या पता है, हम्म। झांसी के बारे में क्या पता है, अगर कोई उस एरिया से। तो बायोडेटा जो है हमारा, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। किसी ने आईआईटी से किया है तो आईआईटी के एजुकेशन के बारे में, आईआईएम के एजुकेशन के बारे में आपको पूछ सकते हैं। आपकी हॉबीज है कुछ स्पेसिफिकली, मैंने इस बार लिया था, कुछ गर्ल्स थी, उनका हॉबी था कथक है, कथकली है, भरतनाट्यम है, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये हो गया, एक है हॉबीज। दूसरा है आपका कि जो आपने जो पढ़ाई की है, जैसे आरबीआई की पढ़ाई की है, तो उसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, तो वो एरिया पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। जनरल इकोनॉमी पे क्वेश्चन आते हैं कि बैंकिंग में अभी क्या चल रहा है, जैसे सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी है, उसके हम्म। बाद
बैंकिंग यूनिट्स है, जो करंट अफेयर्स चल रहा है 1-2 महीने पहले इंटरव्यू के, उसके बारे में है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है आरबीआई के बारे में। तो बहुत स्टूडेंट जो है ना, उनको ये क्वेश्चन का आंसर खुद को नहीं पता होता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आरबीआई, आपको आरबीआई क्यों ज्वाइन करना है। तो लोग क्या करते हैं जनरली ना, वही वही सेम सेम आंसर देते हैं। तो मुझे याद है ना, एक बार 2016 में मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, एक लड़की थी झारखंड की। तो उसको पूछा इंटरव्यू में, एक्चुअली मेरी स्टूडेंट थी, उसका सिलेक्शन हो गया है, उसको पूछा कि आरबीआई में क्यों जाना है। तो उसने कहा कि सर मेरा स्कूल है और मेरा घर है ना, मैं साइकिल पे जाती थी और वहां पे मुझे आरबीआई का बिल्डिंग दिखता था जहाँ रांची में। तो मैं बचपन से देखती थी, एवरीडे देखती थी, और मुझे काफी एक अट्रैक्शन हुआ उससे कि यार ये क्या ऑफिस है, यहाँ पे मुझे काम करना है। तो ये उसने जो बताया, तो दिस इज लाइक वेरी रियल रीजन एंड वेरी हाँ जेन्युइन रीजन। अदरवाइज क्या है कि यार मुझे नेशन का सर करना है, देश की सेवा करनी है, तो ऐसे जो आंसर्स होते हैं ना, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। क्योंकि आप देखो, कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी है, तो अल्टीमेटली हम देश की सेवा ही कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे हाँ का जो नाम बाहर किसी ने किया है, तो टाटा ने किया है, अंबानी है, अडानी है, इनका नाम है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप मतलब अच्छे तरीके से आप इथिकली बिजनेस करेंगे, तो वो भी आप देश के लिए ही कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो आंसर है ना, बहुत लोग देते हैं, लेकिन इंटर में उनको पकड़ लेते हैं कि यार ये मैन्युफैक्चर्ड आंसर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप खुद सोचिए कि आपको क्या क्यों जाना है आरबीआई में। कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे आरबीआई का स्टेटस है, ये भी एक मुझे याद है, एक 2017 में एक बच्चा था, उसने कहा कि सर आई एम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मैं गरीब बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने ये सोचा कि यार मुझे गवर्नमेंट का जॉब चाहिए जहां पे सबसे ज्यादा सैलरी है। तो जब उसने इंक्वायर किया, तो उसको पता चला कि आरबीआई में और ओएनजीसी में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन उसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं था, तो वो ओएनजीसी में जा नहीं सकता। तो उसने कहा मैं आरबीआई की तैयारी करूंगा। ये बात उसने इंटरव्यू में बताया कि सर आई वांट टू ज्वाइन आरबीआई बिकॉज इट्स सैलरी इज द हाईएस्ट सैलरी इन द इंडिया। तो ये कोई गलत रीजन नहीं है कि यार मुझे हाँ पैसे के लिए आरबीआई में आना है। कुछ लोग क्या है ना, फिर इतना डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, तो फिर बाद में उसका जस्टिफिकेशन वो नहीं दे पाते। इसलिए इंटरव्यू में मैं लोगों को कहता हूँ कि आप ऑनेस्ट रहिए, अब ज्यादा वहां पे ब्लफ करने का ट्राई मत कीजिए। और जो जो बेसिक चीजें इंडिया के, मतलब हमारा इंडिया का जीडीपी के बारे में, आरबीआई के बारे में, इसका थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ाई करेंगे, 2-3 टेस्ट दे देंगे, तो आपको काफी अच्छी तरीके से इंटरव्यू में मार्क्स मिल सकते हैं। और फाइनली लक का तो फैक्टर है, हम कुछ कह नहीं सकते। इस बार एक ना, हमने स्पेसिफिकली एक सक्सेस स्टोरी की थी, उसको 3 मार्क मिले थे 2019 में। 3 मार्क। और जब इतने कम मार्क्स मिलते हैं ना, तो हम कहते हैं ना कि यार आदमी टूट जाता है, कि यार उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लेकिन उसने फिर से तैयारी की। 21 में आई थिंक सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 22 में वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन गया। तो ऐसे एग्जाम्पल से हमें मोटिवेशन लेना चाहिए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने सर कि तो ऑनेस्ट और रियल जो हम हैं वही दिखाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो इतने ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे हमसे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो सर एट लास्ट मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है 6 मंथ से, तो कुछ मोटिवेशन दे दीजिए एस्पायरेंट्स को, स्पेशली वो जो वर्किंग है, क्योंकि मेरे भी काफी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी की, क्योंकि बैंकर्स बहुत सारे हैं जो करते हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि पूरा दिन जॉब करने के बाद फिर तैयारी करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो क्या उन्हें एक फैक्टर होता है मोटिवेटिंग, जिससे उन्हें लगे कि हाँ हमें करना है, तो क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे सर उन्हें आप? तो यहाँ पे ना 2-3 चीजें हैं मोटिवेशन में। एक तो हम जिसको कहते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें यानी कि सैलरी है, आरबीआई की सैलरी है, पर्क्स है, बेनिफिट्स है। मतलब अगर आप इन सब का अगर वैल्यू निकालेंगे, जैसे अगर आप मुंबई में रहते हैं, तो आपको 75,000 लीज मिलता है। मोस्टली हम्म। क्वार्टर्स होते हैं अच्छे अच्छे लोकेशन पे दिल्ली में। सारे जो आरबीआई के ऑफिस है ना, उनके लोकेशन जो है रहने के, वो काफी अच्छे जगह पे, यानी कि आपका जो रेसिडेंस है वो अच्छा रहेगा, सैलरी काफी अच्छी मिलेगी। आरबीआई में एलएफसी होता है, यानी कि आप बाहर घूमने के लिए जा सकते हो, इंडिया में घूम सकते हो, बाहर घूम सकते हो। उसके बाद आरबीआई में ऐसी फैसिलिटी है, वो बाहर कहीं पे नहीं है। अगर 5 साल के बाद आप जीआरई जीमैट का एग्जाम देते हो और आपका कोई अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होता है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ पर आरबीआई आपका जो एजुकेशन है वो फाइनेंस करेगा। उसमें 70, 80, 80, 85 लाख तक पैसा आरबीआई भरेगा। और उसके बाद बस आपको एक है बॉन्ड होता है 5 साल, क्योंकि आरबीआई आपके आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो आपको फिर बाद में आरबीआई में काम करना है। तो ये जो मेटलिस्टिक चीजें हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, स्टेटस जो है वो बहुत हाई है। आपको पता है कि एवरी डे देर इज अ न्यूज रिगार्डिंग आरबीआई। और जब रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे, उसके बाद तो आरबीआई का जॉब जो है वो बहुत, मतलब लोगों को पता चला उसके बारे में, लोगों हाँ ने इंटरेस्ट लिया, क्योंकि वो ग्लैमरस पर्सनैलिटी थी।
और ये है कि एक स्टेटस है, उसके बाद लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी है। देखो हम बैंक में काम करते हैं, मान लीजिए कोई एसबीआई में है, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा में है, या कोई प्राइवेट बैंक में है, 10 टाइप के बैंक है। लेकिन आरबीआई का जॉब ऐसा है ना कि उसका जॉब बाहर कोई आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इट्स अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको हम कहते हैं रेगुलेटर है। मैंने भी बैंक में हाँ काम किया है, मैं इलाहाबाद बैंक में था पहले। तो मुझे पता है बैंक में काम करना मतलब वी आर ऑन दिस साइड, सो वी कैन गो ऑन दैट साइड वेयर आरबीआई फ्रेम द रूल्स एंड पॉलिसीज। तो ये काम जो है वो बहुत अच्छा है। हम डायरेक्टली इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अगर बैंकर अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए इफ आई एम अ बैंकर, लाइक ब्रांच मैनेजर इन एसबीआई, सो आई कैन गिव लोन टू दी पर्सन, जैसे एग्रीकल्चर को दे सकता हूँ, इंडस्ट्री को दे सकता हूँ। आरबीआई में वैसे हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन आरबीआई की जो पॉलिसीज है वो पूरे बैंकिंग सेक्टर को और इंडिया को एक डायरेक्शन देता है, उससे इनडायरेक्टली हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये तो मैंने आपको बताया कि और बड़े बड़े सिटी में आपको रहना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी सारे जो जॉब्स है, हमें कभी कभी रूरल है, सेमी अर्बन है, हाँ। अर्बन जाना है, लेकिन यहाँ पर आपका जो जॉब होगा ना वो मेट्रो सिटी में ही होगा। और अगर किसी को उस टाइप की लाइफ जीनी है, ऐसा नहीं है कि गांव की लाइफ और सेमी अर्बन एरिया की लाइफ अच्छी नहीं है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है मेट्रो सिटी में रहना है, तो उनके लिए एक अच्छी बात है। और एक बात है कि जो यहाँ पे 5 डे वर्क हाँ है। सबसे बैंक में बेस्ट। अभी अभी बैंक में अल्टरनेट डे है, लेकिन आरबीआई में 5 डे है। और आरबीआई में छुट्टी का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ना अर्जेंसी नहीं है इतनी। बैंक हाँ। में कैसा होता है ना, अगर ब्रांच मैनेजर को छुट्टी लेनी है तो उसको कोई रिलीविंग करने के लिए आना चाहिए, अदरवाइज हम्म। फिर बैंक तो नहीं रख सकते। लेकिन आरबीआई में इतना अर्जेंसी नहीं है, तो छुट्टी में इतनी दिक्कत नहीं आती है, आसानी से आप अपना पर्सनल लाइफ है, आपकी हॉबीज है, ये सारा बैलेंस करके आप अच्छे तरीके से लाइफ जी सकते हो आरबीआई में। वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है। वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा कहते हैं, तो मुझे लगता है आरबीआई में ना वर्क 50%, मैं कहता हूँ कि 50-50 नहीं है। वर्क सपोज मान लीजिए 45 है, तो लाइफ 55 रहेगी, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। कुछ कुछ जगह पे ना ज्यादा वर्क हो सकता है, जैसे सेंट्रल ऑफिस डिपार्टमेंट है जहां पर गवर्नर डिप्टी गवर्नर बैठते हैं, वहां हम्म। पे ज्यादा काम भी हो सकता है। तो ये कंपैरिजन जो है मैंने विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स किया है, क्योंकि बैंक में और आरबीआई में कंपेयर करेंगे तो आरबीआई में लाइफ वैसे इतनी हेक्टिक नहीं है। यही सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर होता है सर, क्योंकि एट द एंड हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। करेक्ट करेक्ट। सो थैंक यू सो मच सर हमारी चैनल पे आने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी चैनल पे आए, अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की। आई होप कि एस्पायरेंट्स को काफी मदद मिली होगी इससे, और वो अब और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा आरबीआई ग्रेड बी का उसमें। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू इनवाइटिंग फॉर दिस इंटरेक्शन। और मैं पहली बार मेरा जो वीडियो है किसी दूसरे चैनल पे देखूंगा, तो मेरे लिए भी ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और आपके चैनल्स के जो व्यूअर्स हैं उनको भी मैं ऑल द बेस्ट, आपको सारे एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय।